Hello everyone, welcome to the Manuvla classes. In the session of daily news analysis, today is 27th of May 2024. You are watching with Naresh Sharma. So guys, first of all, we are going to discuss the thought of the day. What is this? The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. It means यदि और ये किसका कोट है? नेल्सन मंडेला. He was the first president of independent South Africa. South Africa was also under the British rule. So अगर हम यहाँ पर बात करें मेन पॉइंट की, वो ये कहते हैं कि लाइफ में जो कभी गिरा नहीं, जिसको कभी अनसक्सेस का या फेल्योर का जो है एक्सपीरियंस नहीं हुआ, उसमें वो ग्रेट नहीं बन जाता. इट्स नॉट ग्रेटनेस. व्हाट इज द ग्रेटनेस? द ग्रेटनेस लाइज इन दैट whenever you fall you should rise. जब भी आप गिरें, जब भी आप फेल्योर हो, फिर से उठ करके खड़े हो जाएं, उसमें है आपका क्या, जो सक्सेस है, जो ग्रेटनेस है, वो उसमें लाई करती है. लाइफ में जिसकी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, इट मीन्स वो कुछ नए एफर्ट्स नहीं कर रहा. जो कभी लाइफ में फेल नहीं हुआ, इट मीन्स लाइफ में उसने कुछ नया ट्राई भी नहीं किया. सो लाइफ में आप जब भी फेल हो, जब भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आए, तो उन प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम के जब आप आगे बढ़ेंगे, दैट इज द ग्रेटनेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट हैव टू रिवाइज द क्वेश्चंस. द हिजबुल्लाह इज लोकेटेड इन विच कंट्री? रिसेंटली अभी ईरान के जो प्रेसिडेंट, उनकी जब डेथ हुई, तो बहुत सारे लीडर्स की वहां पर मीट हुई. और ये मीट कोई यूएसए या जो बड़े कंट्रीज हैं उनके लीडर्स की मीट नहीं थी. इसमें मोस्टली जो मीटिंग में जो लोग थे, जो लीडर्स थे, मिलिटेंट ग्रुप्स के लोग थे. जो मिलिटेंट ग्रुप के लीडर्स थे वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे. तो उसमें एक हिजबुल्लाह के लीडर्स भी थे. सो व्हाट डू यू नो अबाउट हिजबुल्लाह? इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, या कहाँ से ऑपरेट करता है ये? सो इट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम लेबनान. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज करेक्ट अबाउट हिजबुल्लाह? हिजबुल्लाह के बारे में क्या करेक्ट है? यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. इट्स अ सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप सपोर्टेड बाय ईरान. देखो, अगर ईरान उसको सपोर्ट कर रहा है तो वो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप नहीं होगा, बिकॉज ईरान एक शिया कम्युनिटी है, शिया कम्युनिटी का कंट्री है. ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी शिया कम्युनिटी सुन्नी कम्युनिटी के किसी भी ग्रुप को सपोर्ट नहीं करती, और जो सुन्नी कम्युनिटी है वो शिया कम्युनिटी के किसी भी लीडर को या किसी ग्रुप को सपोर्ट नहीं करती. नेक्स्ट, अ पॉलिटिकल लीडर. नहीं, ये पॉलिटिकल लीडर नहीं है, जबकि हिजबुल्लाह क्या है, एक जो है मिलिटेंट या पॉलिटिकल ग्रुप है. अ पॉलिटिकल लीडर नहीं, इजराइल पॉलिटिकल लीडर तो वो है ही नहीं. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. द करेक्ट स्टेटमेंट इज ए. लेबनीज शिया मींस लेबनान का शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी एंड मिलिटेंट ग्रुप. ये अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी बताते हैं, जबकि इंटरनेशनल लेवल पर इस पर बैन लगाया हुआ है यूएसए या बहुत सारे अदर कंट्रीज ने एज अ मिलिटेंट ग्रुप. मींस वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज को कोई पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करते, बट उसको वो बैन कर चुके हैं एज अ मिलिटेंट ग्रुप. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ईरान. आपको ईरान के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. इट इज अ सुन्नी इस्लामिक कंट्री. नो. इट इज अ सेक्युलर नॉन इस्लामिक कंट्री. नहीं, वो ये इस्लामिक कंट्री है, सेक्युलर नहीं है. मींस इनका स्टेट का अपना रिलीजन है, पूरे गवर्नमेंट का उनका रिलीजन है. सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ सेक्युलर कंट्री. देखो, सेक्युलर कंट्री वो होते हैं जहां पर उनकी गवर्नमेंट का मींस कोई रिलीजन नहीं होता, नो रिलीजन. गवर्नमेंट अपने आप को रिलीजन से दूर रखती है और रिलीजन को छोड़ देती है किसके लिए? पीपल के लिए. तो भाई रिलीजन से आपका मतलब होगा हमारा कोई लेना देना नहीं है. तो ये जो है सेक्युलर कंट्री नहीं है. इट इज अ शिया मेजोरिटी इस्लामिक कंट्री. हाँ, ईरान जो है शिया मेजोरिटी इस्लामिक कंट्री है, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री ही नहीं है. सो दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बिकॉज शिया मेजोरिटी कंट्री है ईरान. फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हिजबुल्लाह. हिजबुल्लाह के बारे में अगेन आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, इसके क्या ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वगैरह की रिगार्डिंग में.
It opposes Israel and Western powers operating in the Middle East. Yes, this option is correct because जो हिजबुल्लाह है वो इजराइल के अगेंस्ट में काम करता है और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके अगेंस्ट में भी काम करता है. बी, इट फंक्शंस एज ए प्रॉक्सी ऑफ ईरान. यस, ये जो हिजबुल्लाह है लेबनान में वर्क करता है लेकिन ईरान के प्रॉक्सी की तरह वर्क करता है. ठीक है, ऐसे समझ लो कि ये ईरान का चेला है. इट ऑपरेट्स एज बोथ Shiite Muslim political party and militant group. Yes, this statement is also correct because ये political party की तरह भी काम करता है और एक militant या terrorist group की तरह भी काम करता है. It is known for its extensive global peace efforts. अब बताओ, जो militant group होगा वो क्या peace की बात करेगा कभी भी? peace के लिए efforts लगाएगा? No. So this statement is correct. So in this question we have to find incorrect statement. So that's why incorrect statement is D. Question number 5. Who have asked for arrest warrant against Prime Minister of Israel? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट की रिक्वेस्ट की है, डिमांड की है. तो किसने किया है? साउथ अफ्रीका इन आईसीजे? नो, साउथ अफ्रीका ने तो आईसीजे में केस किया था इजराइल के अगेंस्ट में और उस पर ये ब्लेम किया था कि इजराइल जो है जेनोसाइड कर रहा है और वो भी आईसीजे में. अरेस्ट वारंट की जब बात आती है तो वो आईसीसी में होता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका इन आईसीसी? नहीं, साउथ अफ्रीका आईसीसी नहीं गया. आईसीसी चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान? यस, जो आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसके चीफ प्रोसिक्यूटर हैं. उनका ये मानना है, उन्होंने ही रिक्वेस्ट किया है किसके लिए कि जो इजराइल है उसके पीएम, उसके डिफेंस मिनिस्टर, हिजबुल्लाह, हुथी, हमास, उनके लीडर्स को अरेस्ट किया जाए. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दैट ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6. वेयर आर द चार धाम पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस इन इंडिया? जो चार धाम की पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है वो इंडिया में कहाँ पर है? So it's in पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल. It is in उत्तराखंड. उत्तराखंड में है चार धाम की जो चारों डेस्टिनेशंस हैं. ये देखो, उत्तराखंड के चार धाम की बात यहाँ पर हो रही है, नॉट इंडिया के, है ना, एक ही जगह पे. अब बिकॉज यहाँ पर ओनली स्टेट्स दिए हैं, बिकॉज अगर हम इंडिया लेवल के चार धाम की बात करेंगे तो दे आर इन डिफरेंट स्टेट्स, वो डिफरेंट स्टेट्स में है इंडिया के चार धाम. So that's why Uttarakhand is the correct answer. What are the names of चार धाम pilgrimage destinations? उनके नेम क्या हैं जो उत्तराखंड में है ना? बिकॉज इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को ही चूज करना है. केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन दैट व्हाट आर द नेम्स ऑफ चार धाम इन इंडिया? इंडिया के चार ऐसे कौन से हिंदू तीर्थ हैं, पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस हैं जो ऑल ओवर इंडिया है और ओनली वो 4 हैं और वो डिफरेंट स्टेट्स में हैं. कैन यू राइट डाउन द नेम्स? आप इसमें आप अगर नेम को जो है बता सकते हैं मेरे को कमेंट्स में तो इट विल बी वेल एंड गुड. क्वेश्चन नंबर 8. इट इज टॉकिंग अबाउट जॉइंट सॉर्ड 2024A was recently in news. क्या है ये? साइबर मैराथन इन इंडिया, मिलिट्री एक्सरसाइज बाय चाइना अगेंस्ट यूएसए, मिलिट्री एक्सरसाइज अगेंस्ट ताइवान और मिलिट्री एक्सरसाइज बाय इजराइल. इट्स अ मिलिट्री एक्सरसाइज अगेंस्ट ताइवान बाय चाइना. तो चाइना ने रिसेंटली एक मिलिट्री एक्सरसाइज को लॉन्च किया था और ताइवान के मीन्स ऑल अराउंड, जैसे अगर ये ताइवान है तो उसके ऑल अराउंड से उसको कवर करने की कोशिश की थी, उसको थ्रेटन किया जा रहा है चाइना के द्वारा. ठीक है, तो ये जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडेज करंट अफेयर्स. इसमें हम ट्राई करेंगे आज के सेशन में कि कुछ अराउंड 6 to 7 जो आर्टिकल्स हैं उनको हम डिस्कस कर लें, बिकॉज लास्ट 2 days हॉलीडेज था. ठीक है, ऑफ था ऑफिस ड्यू टू इलेक्शंस एंड संडे. सो वी विल ट्राई टू कवर वन आर्टिकल, एक एक करके उनको हम
नेक्स्ट के डेज में इंक्लूड कर लेंगे। जो पिछले लास्ट 2 डेज का मिस हो गया है उसको आने वाले 2-3 डेज में 4 डेज में एक एक करके उनको हम इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 7 babies killed in Delhi hospital fire। ये बहुत ज्यादा मीन्स एक, मैं तो कहूँगा ये क्रूएलिटी लाइक एक जो है एक्ट है जो हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से, और ये एक नेग्लिजेंट एक्ट था। ठीक है, और ऐसे नेग्लिजेंसी में ऐसे ऐसे जो है इंसिडेंट्स हो जाते हैं। अब देखो आप कि 6 तो छोटे छोटे बच्चे थे, सॉरी आई थिंक 7 थे, तो 7 तो ये थे, इनकी डेथ हो गई। छोटे छोटे बच्चे थे, और ये पता है हॉस्पिटल कैसा है, नियोनेटल वाला है। जो रिसेंटली जिन बच्चों का जन्म होता है वो कुछ टाइम तक, मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, इतना ही टाइम का जो बच्चा होता है उसको नियोनेटल बोला जाता है। ठीक है, उन बच्चों की हो गई इसमें डेथ। अगर आप इसमें पाएंगे तो देखो कितना क्रूशियल इसमें मीन्स जो है बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला है ना, हार्ट टचिंग इवेंट है ये, कि मीन्स अंदर तक बहुत बुरी तरह से इसने जो है शॉक किया है माइंड को एंड सोल को। विवेक विहार का ये हॉस्पिटल है, उसमें देखो वन ऑफ द डेड इन्फेंट्स वाज 25 डेज ओल्ड। 25 डेज का छोटा सा बच्चा था, जल करके राख हो गया। ठीक है, while other 6 were 15, just 15 days old। 15 दिन के बच्चे थे, छह बच्चे जो थे। ठीक है, तो आप सोचिए उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी, कैसे मीन्स बच्चे तो कहीं भाग भी नहीं सकते, उठ करके जा भी नहीं सकते, और उस हॉस्पिटल में जो है आग लग गई। जो हॉस्पिटल का ऑनर था वो भाग गया, बाद में उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब इस पर केस वेस चलेगा, अरेस्ट होगा, लेकिन जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उनके तो छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो गई, और वो लाइफ टाइम के लिए, है ना, होल लाइफ उनके माइंड में ये ट्रेजेडी हमेशा रहेगी, होल लाइफ। तो ऐसे तो लोगों को होल लाइफ के लिए इम्प्रिजनमेंट उनको मिलना चाहिए। इसमें फिर एफआईआर हुई है सेक्शन 336 में, जो कि नेग्लिजेंस के लिए है, और फिर है 304A कल्पेबल होमिसाइड के लिए है, फिर 34 है कॉमन इंटेंशन के लिए आईपीसी का। इन सेक्शंस के थ्रू इन पर हुई है। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी को भी ऑर्डर कर दिया गया कि भाई पूरा पता करो कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। अब देखो हॉस्पिटल कौन सा है, हॉस्पिटल है न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल, निर्माण बिहार में। ठीक है, इसका ओनर था नवीन खिची। ठीक है, और इसकी वाइफ थी जागृत। ये हॉस्पिटल को चला रहे थे। इसकी इंक्वायरी की अगर हम बात करें तो इनका जो लाइसेंस था वो एक्सपायर हो गया था अराउंड मार्च में। ठीक है, उसके बाद इनको बोला गया था कि आपको लाइसेंस है केवल 4 बेड का, आप अपने 4 बेड चला सकते हैं, लेकिन उनके यहाँ तो 15 से 20 के आसपास में बेड्स वहां पर हैं। ठीक है, आप इंस्पेक्शन किया तो 12 बेड वहां पर मिले। समझ रहे हो, देखो 12 बेड वहां पर ये मिल गए हैं, ये तो अभी दिख रहा है। बाकी तो इधर उधर क्या करते हैं हॉस्पिटल वाले, मान लो ये मेन बिल्डिंग है, इसके आसपास में बैकग्राउंड में कहीं और बिल्डिंग ले ली, और जब यहाँ पर स्पेस फिल हो गया यहाँ जाकर के शिफ्ट कर देते हैं किसी के पर्सनल हाउस में। ये काम भी होते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा एक बहुत हैवी पनिशमेंट इनको मिलना चाहिए। आप बताओ कि ये जो फायर इंसिडेंट है जो दिल्ली में हो रहे हैं, अदर सिटीज में हो रहे हैं, इनको हम कैसे रोक सकते हैं? आपके पास क्या आइडियाज है? ठीक है, अभी जैसे मुखर्जी नगर की हम बात करें, बहुत सारी कोचिंग्स को वहां पे सील कर दिया गया। ठीक है, और सील किस लिए किया गया? ऐसे ही फायर के इवेंट्स की वजह से। नाउ वी आर गोइंग टू अनदर न्यूज, और ये न्यूज है भाई आपके लिए आईपीएल की। आईपीएल में फाइनली किसका जो है तो कौन इसमें विनर बना और कौन लूजर रहा। प्लेयर्स ऑफ द कोलकाता नाइट राइडर्स सेलिब्रेट देयर 3rd आईपीएल टाइटल। तो कोलकाता जो नाइट राइडर्स हैं उनकी टीम 3rd टाइम जो है आईपीएल का टाइटल विन कर पाई है, आफ्टर रजिस्टरिंग अ थम्पिंग 8 विकेट विन। 8 विकेट से इन्होंने मैच को अपनी तरफ खींच लिया, और ओवर सनराइजर्स हैदराबाद इन चेन्नई। तो लूजर कौन रहा इस बार? तो सनराइजर्स हैदराबाद जो है सेकंड रनर रहा इसमें, और ये मैच हुआ कहां पर है? चेन्नई में। तो नेक्स्ट वाले
राउंड्स में हम जब क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो आईपीएल को भी डिस्कस करेंगे। अब देखो, आपके लिए मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, आप इसमें वर्क करिए कि टोटल टीम्स कितनी थी इसमें, फर्स्ट राउंड का मैच कहाँ पर हुए थे, है ना, और फाइनल राउंड में टोटल कितनी टीम थी, है ना। ये सब आप थोड़ा सा देखिएगा। और सबसे जो क्या बोलते हैं उसको, महंगा, ठीक है, द हाईएस्ट बिडिंग जिसके लिए हुई थी, जिस प्लेयर के लिए, वो प्लेयर कौन था, क्योंकि आपको पता होगा कि बिडिंग होती है आईपीएल में, जो प्लेयर्स होते हैं सबसे ज्यादा महंगा, सबसे ज्यादा सस्ता, या मीन्स उस तरीके के, उनको ऐसे समझो कि एक मैच के लिए उनको परचेज कर लिया जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको इन पॉइंट्स को भी देखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास में है एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, और उसका नाम है रेमल, ठीक है। अब आपको पता होगा, इससे पहले भी हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी ऐसे सीवियर साइक्लोन्स आते हैं, सो दे मेक सम क्वेश्चंस, वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में एग्जाम्स में आते हैं। तो ये रेमल नाम का क्या है, साइक्लोन है, सीवियर साइक्लोन है, और बे ऑफ बंगाल में है ये, है ना। अब इसने आकर के कहाँ का, कौन से रीजन में आया, सागर आइलैंड है वेस्ट बंगाल का, और बांग्लादेश का खेपुपुरा, उन दोनों के रीजन में। मैं अगर ऐसे मान लूँ कि ये बांग्लादेश का रीजन हो गया, इधर आपका वेस्ट बंगाल का रीजन हो गया, यहाँ पर सागर आइलैंड और इस रीजन में ये है, ठीक है। तो अब देखो, साइक्लोन की जब हम बात करते हैं तो साइक्लोन की एक तो होती है आई, अगर आपको पता हो तो बीच वाला जो रीजन होता है उसको आई कहा जाता है ना। और इसमें जो जो मिड सेक्शन इसका होता है, उसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो बहुत ही लो होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो हवाएं ऐसे घूमने लगती हैं अंदर की तरफ, और फिर बहुत तेज हवाएं इसमें चलना स्टार्ट हो जाती हैं। अब वेस्ट बंगाल, उसके बहुत बड़े रीजन पर इसका इम्पैक्ट है, और अभी इसमें अराउंड 1 लाख पीपल को यहाँ से इवैक्यूएट कर लिया गया है, ठीक है। बाकी इससे क्या लॉसेस होगा, लाइफ एंड प्रॉपर्टी, वो सब देखा जाएगा। इसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो 110 से लेकर के 135 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। और जब भी किसी साइक्लोन की स्पीड, स्टॉर्म की स्पीड अगर इस लेवल तक निकल जाती है, तो उसके रास्ते में जो भी आता है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है उसको, ठीक है। तो ये एक बड़ा क्या है, साइक्लोन है। कहाँ पर आया है, बे ऑफ बंगाल में आया है, नेम है इसका रेमल। कल हम इस पे जब एमसीक्यू बनाएंगे तो फिर से आपको कुछ और पॉइंट्स इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है एनजीटी टेक्स नोट ऑफ द हिंदू रिपोर्ट ऑन यमुना फ्लड प्लेन्स। अब द हिंदू ने इस पर कई बार कुछ रिपोर्ट्स अपनी निकाली थी। कहाँ पर, यमुना का जो फ्लड प्लेन है दिल्ली में, ठीक है। तो मीन्स अगर ये यमुना है तो इसके आसपास का जो रीजन है उसको मोस्टली हम फ्लड प्लेन बोलते हैं दिल्ली में। हुआ क्या है, ऐसा क्यों इनको करना पड़ा, कि देखो, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसने अभी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, ठीक है, और द हिंदू की रिपोर्ट्स के बेसिस पर, किसके रिगार्डिंग में, यमुना की फ्लड प्लेन्स के रिगार्डिंग में, ठीक है। अब इश्यू ये था कि आज से अराउंड 9 ईयर्स अगो एनजीटी ने ये ऑर्डर दिया था कि यमुना के आसपास का जो रीजन है उसको आइडेंटिफाई करो कि कौन सा फ्लड प्लेन में आता है, कौन सा ऐसा है जिसमें एनक्रोचमेंट नहीं हो सकता, विच रीजन इज जो है बेन्ड फॉर एनी कंस्ट्रक्शन वर्क। इस पर आज से 9 ईयर्स अगो ये एनजीटी ने अपना ऑर्डर दिया था, और आफ्टर 9 ईयर्स अभी तक जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसमें किसी भी ऑफिसर ने, किसी भी अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया, 9 ईयर्स में कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। तो द हिंदू ने इस पर कुछ रिपोर्ट्स अपनी निकाली थी। अब हो क्या रहा है, इसमें वायलेशन हो रहा है, वायलेशन ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इस सब का लॉस हो रहा है। और उसकी वजह से रीजन क्या होता है कि जो यमुना का जो आसपास का जो रीजन है उसमें लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लिए। अब देखो, आप इस रीजन में यदि बिल्डिंग्स बना दोगे तो पानी का जो रास्ता है
जो उसका वे है, जो फ्लो है वो तो ब्लॉक हो जाएगा। जब ये पानी का फ्लो ब्लॉक हो जाएगा तो फिर दिल्ली में क्या आएगा? फ्लड। अभी रिसेंटली 2023 के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपने देखा होगा फ्लड, लाल किले तक पानी पहुंच गया था, रेड फोर्ट तक, है ना। ऐसी बहुत सारी कॉलोनीज थी, घर में पानी। आप जीटीबी के पास में अगर देखेंगे तो उसके बहुत सारे रीजन में पानी पहुंच गया था, भर गया था बिल्कुल। सो यहाँ पर एनजीटी ने अभी एक्शन लिया है, देखते हैं इसमें क्या होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, दिल्ली मजिस्ट्रेट्स ओवरलुक वायलेशंस ड्यूरिंग अरेस्ट। एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट से ये पता चला है कि दिल्ली के जो कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट्स हैं, ठीक है, उनकी लापरवाही कहूँ या मैं उनका नेग्लिजेंस कहें, वो अभी इस रिपोर्ट में सामने आई है, ठीक है। और ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है ऑन ग्राउंड वो कैसे वर्क करता है और कैसे कोई पुअर, जिसका कोई मीन्स नहीं है, उसके पास में लीगल प्रैक्टिस जो प्रैक्टिशनर है वो नहीं है, उनके पास बढ़िया लॉयर्स नहीं है, पैसा नहीं है वो लॉयर्स को हायर कर सकें, तो उन लोगों के साथ में क्या होता है। तो ये रिपोर्ट बताती है, एनसीआरबी केस में जो है डेटा है। अब ये ऐसी अपने आप में इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी, पहली बार ऐसी स्टडी हुई है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की तरफ से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका नाम है प्रोजेक्ट 39, ठीक है, प्रोजेक्ट 39A। इसमें क्या कर रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं अरेस्ट, बेल, ठीक है, अंडर ट्रायल, ऐसे इश्यूज पर। अब इसमें इन्होंने जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, उसमें कैपिटल में फर्स्ट प्रोडक्शन पर उन्होंने अपना कुछ रिसर्च किया। व्हाट इज फर्स्ट प्रोडक्शन? सपोज करो किसी ए नाम के पर्सन को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने के बाद जब इसको कोर्ट में लाए, दैट इज फर्स्ट प्रोडक्शन। तो इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट को इस पर एम्फेसाइज किया है। तो उनका ये कहना है कि जो पर्सन फर्स्ट प्रोडक्शन जो होता है, जो अरेस्ट करके उसको जब प्रेजेंट किया जाता है कोर्ट में, तो बोला जो कोर्ट के मजिस्ट्रेट्स हैं वो ज्यादातर डॉक्यूमेंटेशन पर फोकस कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज पर फोकस कर रहे हैं। कैसे? जैसे इसमें इसी में से बता रहा हूं, मेरे इसमें अपना कोई आइडिया नहीं है। इस रिपोर्ट का कहना है कि सपोज करो उस ए पर्सन को कोर्ट में लेकर के आई पुलिस, ठीक है। अब कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट है वो क्या कर रहे हैं, इस ए से मान लो पुलिस आई, इसको अरेस्ट करके और कोर्ट के सामने उसको प्रोड्यूस किया और पुलिस ने कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट किए। अब जो मजिस्ट्रेट है उससे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पुलिस के डॉक्यूमेंट जो सबमिट किए, बोला उसमें आपका नाम कौन क्या है, राजू है, तो उससे पूछ लिया, हाँ आपका नाम राजू है, हाँ आपकी ये एज है, बोला हाँ, आप यहाँ के रहने वाले हो, हाँ आप वहां से आए हो, हाँ या ना। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मजिस्ट्रेट। और ये इस तरीके का जो नेम कंफर्म करना, एड्रेस कंफर्म करना, वो क्वेश्चन पूछ करके फिर बाकी उनको भेज दे रहे हैं, और अगर पुलिस अरेस्ट करके लाई है तो ठीक है, ओके डन। जबकि इस रिपोर्ट का ये कहना है कि अगर पुलिस उनको अरेस्ट करके लेके आई है तो मजिस्ट्रेट का वर्क ये है, मजिस्ट्रेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उस पर्सन से पूछे कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया, या पुलिस से उसका मेमो मांगे, जो अरेस्ट मेमो होता है ना। उन इश्यूज पर मजिस्ट्रेट क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, वो केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। जबकि उनको पूछना चाहिए कि भाई आपको अरेस्ट किया गया, क्या आप इसके अगेंस्ट में हैं, आपके साथ में क्या हुआ, क्या चाहते हैं, आपका क्या इसमें जो है पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आप अपने आप को इनोसेंट मानते हैं, क्या है, क्या आप अरेस्ट के अगेंस्ट जाना चाहते हैं। और उसमें से भी जो ज्यादातर जो मींस मेजोरिटी ऑफ केसेस में क्या हो रहा है, जो अरेस्टेड पर्सन है, अक्यूज्ड है, उसका कोई लीगल प्रैक्टिशनर ही नहीं आ रहा उसकी तरफ से। तो अब बताइए, तो पुलिस ने जो कह दिया, कोर्ट ने जो मान लिया। अब उनका हो सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ये पुअर पर्सन होते हैं, तो इतनी जल्दी इनके ना तो किसी लॉयर से, एडवोकेट से इनके कांटेक्ट होते, ना उतनी इनकी अच्छी लिंक होती, ना उनके पास में पेमेंट करने के लिए मनी होता है, और अंडर ट्रायल होकर के पुलिस इनको फिर अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। तो इस प्रोजेक्ट 39A के थ्रू हमको ये पता चलता है कि अभी तक इंडिया में जो अरेस्ट मेमो है, अरेस्ट मेमो वो होता है कि जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है
तो एक फॉर्म जैसा होता है और उसमें डिटेल फिल की जाती है कि जो अरेस्ट पर्सन है उसका नेम क्या है, कितने बजे किस टाइम उसको अरेस्ट किया, किस डेट को अरेस्ट किया, क्या उस पर एक्विजिशंस हैं, किस सेक्शन के थ्रू उसको अरेस्ट किया है। ये ऐसी जो डिटेल होती है पुलिस मेमो में वो है। अब ये रिपोर्ट बताती है कि ऑल ओवर इंडिया अभी तक सारे स्टेट्स में हमारे पास में कोई एक यूनिफॉर्म, एक सेम अरेस्ट मेमो तक का अभी सिस्टम पूरे इंडिया में डेवलप नहीं हुआ है। और अभी तक तो ये भी डेवलप नहीं हुआ है कि अगर पुलिस ने अरेस्ट मेमो को टाइम से नहीं सबमिट किया तो ये भी कोई लॉ का वायलेशन है। मान ही नहीं रहे कि ये कोई लॉ का वायलेशन है। भाई पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं क्या वो अपनी मन मर्जी से मींस देयर विम्स एंड फैंसीज, क्या वो अपने मन से ही, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो सब इंस्पेक्टर हैं, जो हैं, वो अपने मन से वर्क करेंगे कि किसी को भी अरेस्ट कर लिया बस जाकर के दे दिया? नहीं, लॉ तो ये होना चाहिए और होगा भी इस पर, लेकिन अभी उसमें नेशनल लेवल पर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ऐसी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि भैया आपको जो मेमो है, अरेस्ट मेमो हो, सबमिट करना ही होगा और इसमें ये ऐसे कॉलम होंगे। मीन्स जैसे अभी इन्होंने इसमें एक एग्जांपल दिया कि अभी तक अरेस्ट मेमो में बहुत सारे स्टेट्स में उनमें एज नाम का कोई कॉलम ही नहीं है। तो भाई एज का अगर कॉलम ही नहीं है तो कई बार जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया उसकी एज पर ध्यान ही नहीं जाता कि वो अडल्ट है कि नहीं है, सीनियर सिटीजन है नहीं है, ऐसे पॉइंट्स पर अट्रैक्शन जाता ही नहीं है। तो ये रिपोर्ट ये कह रही है कि इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम है ऑन ग्राउंड उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं और उनको हमें फिल करना होगा। टेन्योर ऑफ आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, इनका जो टेन्योर है उसको इंक्रीज कर दिया गया है बिकॉज ये रिटायर होने वाले थे 31 ऑफ मई को और उनकी एज हो रही है 31 ऑफ मई को 62 ईयर्स। अब जब भी कोई आर्मी का चीफ बनता है तो उनके पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो 62 ईयर्स की एज में रिटायर हो जाए या 3 ईयर का उनका टेन्योर पूरा हो जाए, 3 ईयर्स का टेन्योर कंप्लीट हो जाए। अब इसमें से जो भी लेसर होगा, कम होगा, वही एप्लीकेबल होगा। अब इनका टेन्योर पूरा हो रहा है और इनको मिल गया है एक्सटेंशन 1 मंथ का। अब इसमें बहुत सारी पार्टीज हैं जो इस पर ऑब्जेक्शन कर रही हैं कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए, एक्सटेंशन क्यों किया वगैरह वगैरह। तो उसके लिए प्रॉपर एक रूल भी है जो आर्मी रूल्स 1954 का रूल 16A का सब क्लॉज 4, तो ऐसा एक रूल भी है तो चाहे तो डिफेंस मिनिस्ट्री ऐसे केसेस में कुछ एक्सटेंशन दे सकती है। हालांकि जब हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं कि क्या ऐसा एक्सटेंशन पहले कभी हुआ, हाँ, तो जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तो जनरल बेबूर जो थे उनको 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया था और उनसे जो जूनियर थे, जो बनने वाले थे, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन सकते थे, है ना, वो उसी बीच में रिटायर हो गए, वो बन भी नहीं पाए और उनको 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया था। कहा यह जाता है कि इंदिरा गांधी ने अपनी चॉइस के आर्मी ऑफिसर को रखा था, बाद में इन्हीं चीजों को लोग उन्होंने यूज किया था इमरजेंसी में। तो ये है जो है इनका एक्सटेंशन। अब आपके लिए मेरे पास है एक कार्टून। ये कार्टून क्या है, आप इसको देखो और इससे आइडिया लगाओ, इसमें एक बहुत बड़ा सैटायर छुपा हुआ है ना। अब इसमें आप मेरे को कमेंट में बताओ कि इसको देख करके आपको क्या लग रहा है। व्हाट आर योर पॉइंट्स एंड व्हाट इज द मैसेज इन दिस कार्टून। क्या मैसेज है इस इमेज में, इस पिक्चर में? ठीक है, द हिंदू का ही है ये, तो आप बताओ उसमें क्या इसमें आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है फिर हमारे पास में एक और न्यूज, इसको चलो हम डिस्कस कर ही लेते हैं, बाकी और भी बहुत सारा पेंडिंग में है 2 दिन का। यह है, मेन स्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्री हैड नथिंग टू डू विथ कपाड़ियाज विन। जो कपाड़िया हैं, ठीक है, इनका नाम क्या है, पायल कपाड़िया। इनको केन्स फिल्म फेस्टिवल में क्या मिल गया भैया, इनको मिल गया अवार्ड, ग्रांड प्रिक्स अवार्ड। इनकी एक मूवी है जिसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इनको अवार्ड मिल गया। अब इनसे पूछा कि ये बताओ भाई आपको बॉलीवुड की वजह से क्या मीन्स आपकी जो मेन फिल्म इंडस्ट्री उससे कोई हेल्प मिली थी? तो उन्होंने कहा कि भैया इसमें मेन जो बॉलीवुड इंडस्ट्री उससे कोई लेना देना नहीं है हमारी इस सफलता का।
अब इनकी मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा इस महिला के, इसके इनके डिटर्मिनेशन का, इन्होंने कितना हार्ड वर्क किया होगा। जब ये जो फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसमें एक पर्सन थे जिनका नाम था गजेंद्र चौहान, उनको चेयरमैन अपॉइंट किया जा रहा था, इनके पास में ऐसी कोई क्वालिफिकेशन वगैरह भी ठीक नहीं थी। तब इन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट में। तो उनके प्रोटेस्ट के बेसिस पर इनके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी वगैरह हुई, इनकी फिल्म वगैरह को, इनकी एक्टिंग को, इनके डायरेक्शन को वगैरह को सबको दबाने की कोशिश की गई, ठीक है। इवन जो मेन फिल्म इंडस्ट्री है, जो बॉलीवुड है इंडिया का, उसने भी इनके अगेंस्ट में काम किया, ऐसा ये बता रही है, ठीक है। और ये 139 डे का उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया तो इनके अगेंस्ट में FIR भी हुई, केसेस भी इनके अगेंस्ट में हुए। लेकिन आप इस महिला का अचीवमेंट देखिए कि कितना डिटरमाइंड रही होगी ये, जो क्या नाम है इनका, पायल कपाड़िया, कि उन्होंने एक इतनी अच्छी मूवी बनाई कि वर्ल्ड लेवल पर इसको अवार्ड मिल गया, और वो भी कौन सा, ग्रांड प्रिक्स अवार्ड, वो भी केन्स फिल्म फेस्टिवल का। कल भी जब हम इस पर MCQ बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो देखो, जहां पर हम देखते हैं कि जो हमारा बॉलीवुड है वो कोई अवार्ड वगैरह इंटरनेशनल लेवल के नहीं जीत रहा है, कोई अवार्ड उनको नहीं मिल रहा है, उसके मेन रीजन बार बार ये आते हैं कि इनके पास में कोई न्यू स्टोरी नहीं होती, कोई कंटेंट नहीं होता इनके पास में। बस ये 2-3 चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। एक तो ऑब्सीनिटी हो गई, बल्गर जो सीन होते हैं वो हो गए, दूसरा हो गया वायलेंस हो गया बिना किसी काम का, और तीसरा हो गई लव स्टोरी। बस 3 चीजों पर सारा का सारा सिस्टम इनका चल रहा है, और उसमें से भी ये ज्यादातर कॉपी कर रहे हैं कहां से, हॉलीवुड से। जबकि वहीं हमने देखा कि RRR जो साउथ की फिल्म है उसको मिल गया अवार्ड, ऑस्कर मिल गया ना उसको, और बॉलीवुड में आपको कोई ऑस्कर नहीं मिलेगा हमको दूर दूर तक। तो जब भी कोई भी इंडस्ट्री में काम करता हो, आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, अगर आप अपना ओरिजिनल वर्क करोगे उसका रिकॉग्निशन है। आप अगर किसी को कॉपी करोगे तो लाइफ टाइम कॉपी करते रह जाओगे, कहीं ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाओगे। सो टुडे we are going to end this session and we will meet again in the next session। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ करके जाता हूं मैं कि इंडिया की फर्स्ट मूवी कौन थी जिसको ऑस्कार मिला था, और इंडिया की कौन सी मूवी थी जिसको पहली बार मींस फर्स्ट मूवी जिसको केन्स फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स अवार्ड मिला था। ये 2 क्वेश्चन आप मेरे को जो है बता दीजिए कमेंट्स में। चलिए चलते हैं, एंड करते हैं इस सेशन को, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो गुड बाय, टेक केयर।